नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आपको डेली की क्लास के वीडियो में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पुरस्कार एवं सम्मान, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बिजली पर करों से छूट के बारे में बताता है? जी हाँ, निम्न में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो बिजली पर करों के छूट के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 287 जो है बिजली पर करों के छूट के बारे में बताता है। और ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 12 में है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? जी हाँ, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो 3 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है? जी हाँ, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है? तो प्रथम अनुसूची जो है भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करता है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो 12। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देख बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? जी हाँ, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। बात करें अगला प्रश्न का, तो 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को जुर्बा बहन कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से वह कौन सी समिति है जिसे जुर्बा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को जुर्बा बहन कहा जाता है। और लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो 6 नंबर प्रश्न है, भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिले थे? जी हाँ, भारत में पशुपालन और कृषि की शुरुआती प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो मेहरगढ़ से मिले थे। भारत में पशुपालन और कृषि के शुरुआती प्रमाण, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगला प्रश्न का, तो 7 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? जी हाँ, कालीबंगा जो था ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कालीबंगन कौन से राज्य में स्थित है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 8 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे? तो अरिस्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा डैश द्वारा बनवाया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। और इसे कब बनवाया गया? तो और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1199 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 10 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुए थे उस समय बंगाल का नवाब कौन था? जी हाँ, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था 1764 में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि बक्सर के युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम। बढ़ते
बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो महाबलीपुरम का तट मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ, महाबलीपुरम का तट मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है महाबलीपुरम का तट मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में लेप्चा जनजाति पाई जा सकती है? जी हाँ, इनमें से कौन से राज्य में लेप्चा जनजाति पाई जाती है? तो सिक्किम राज्य में लेप्चा जनजाति पाई जाती है और इसे रोंगकूप भी कहा जाता है। किसे? लेप्चा जनजाति को। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों में किसके समीप है? जी हाँ, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों में किसके समीप है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मानस सरोवर झील के समीप है सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? जी हाँ, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस जलप्रपात पर स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जोग जलप्रपात पर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। बात करिए अगला प्रश्न का, तो 15 नंबर प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं बात करें 5 जून को, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। और इसे कब स्थापित किया गया? तो वर्ष 1996 में रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको पहले से जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। और लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा लिखी गई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक। और इसे प्रकाशित कब किया गया? तो 1890 में इसे प्रकाशित की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? जी हाँ, नीति आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में है नीति आयोग का मुख्यालय। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 20 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है कितनी है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 5 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्यालय। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, जिसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पीलिया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है पीलिया को। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो पीलिया को। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 22 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया। और लाल रक्त कोशिकाओं के विनाश को हेमोलिसिस कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूं। 23 नंबर प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जी हाँ, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है निम्न में से कौन सी है? तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें ताना एक प्रतान में रूपांतरित होता है? जी हाँ, निम्न में से किसमें ताना एक प्रतान में रूपांतरित होते हैं? तो पैसिफलोरा में ताना
एक प्रतान में रूपांतरित होते हैं। प्रताना पौधों को संरचना और सहायता प्रदान करने में मदद करता है। बात करें अगला प्रश्न का, तो 25 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? जी हाँ, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने। जी हाँ, रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 26 नंबर प्रश्न को, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है निम्नलिखित में से किसमें? आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर याद हो ही गया होगा कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन है जो व्युत्पन्न राशि नहीं है? तो ताप जो है ये व्युत्पन्न राशि नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका एसआई मात्रक की अगर बात करें तो केल्विन जो है ताप का एसआई मात्रक होते हैं। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ, सबसे हल्की धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। फिर 29 नंबर प्रश्न का, तो डीडीटी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, डीडीटी का रासायनिक नाम क्या होते हैं? तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का रासायनिक नाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो इनमें से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? जी हाँ, निम्न में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है? तो ऑक्सीजन का गलनांक सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते फिर से नए वीडियो में।